बीच बड़ी खबर सामने आ रही है आगरा से। आगरा के डोकी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 5 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। कब्जे से चोरी की मोटर टेम्पो, कई किलो तांबे का तार बरामद। 3 महीने पूर्व कॉर्पोरेट फैक्ट्री में की थी चोरी। पकड़े गए शातिर चोरों का आपराधिक इतिहास प्रशिक्षु IPS एसीपी फतेहाबाद ने किया खुलासा। सर्विलांस व डोकी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। थाना डोकी पुलिस ने चेकिंग के दौरान किया गिरफ्तार। यह डोकी थाने की SHO अंडर ट्रेनिंग CO इनके नेतृत्व में हमारी डोकी पुलिस और पूर्वी जोन की सर्विलांस टीम के द्वारा करीब 3 महीने पहले एक फैक्ट्री जिसमें उसका पत्थरों में सजावट का काम होता था, वहाँ पर चोरी हुई। हमारी सर्विलांस टीम प्लस डोकी की टीम ने इस घटना का वहाँ से कुछ मोटर्स चोरी हुए थे और तांबे का काफ़ी सामान चोरी हुआ था, तो उसका सफल अनावरण करा है, जिसमें 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से मोटर के कवर्स और करीब 10 किलो तांबा और एक लोडर जिसका ये यूज़ करते थे घटना में, बरामद किया है। सर, गिरफ्तार अभियुक्तों का पुराने आपराधिक? हाँ, इसमें एक अभियुक्त का तो पुराना आपराधिक इतिहास है, बाकी औरों का हम अपराध दिखवा रहे हैं। क्यों चोरियां करते थे? चोरी तो इनका चोरी अपने खर्चों की चोरी करते हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आगरा से, जहां DVVNL व टोरेंट पावर की तरफ से लगाया गया है मेगा विद्युत कैंप। मेगा विद्युत कैंप में बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। विद्युत संबंधी समस्याओं का मौके पर किया जा रहा है समाधान। मेगा कैंप में जन प्रतिनिधि डॉक्टर धर्मपाल भी मौजूद। आगरा के जिला मुख्यालय पर आयोजित किया जा रहा है मेगा विद्युत कैंप। अपना नाम क्या है? नाम क्या है? मेरा हैं? शशि शशि, क्या दिक्कत है? हमारी दिक्कत ये है, हमारा दादा के जमाने का पैसा आ रहा है, लेकिन हमने एक रुपया भी यूज नहीं करा। लेकिन फिर भी हमारा मीटर अलग अलग लगे हुए हैं और है ना, सबके अलग अलग मीटर सही चल रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा बकाया 7.5 लाख रुपए आया हुआ है और वो हमने उसमें से 70,000 रुपए भर चुका है। अच्छा। फिर भी हमारा ये माफ कराया जाए, हम भरने लायक नहीं है, हमारे पास इतना भी पैसा नहीं जो हम भर सकते। ये दादा परदादाओं का बिल है? हमने अपने दादा को देखा भी नहीं है, हमारे दादा के जमाने का है। अच्छा। अभी बिजली विभाग के लोग अधिकारी क्या कह रहे हैं? ये कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। 10,000 का बिल और ये कुछ नहीं कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि 6 लाख रुपए, 6.5 लाख रुपए भर दीजिए। मात्र 50,000 रुपए कम कर रहे हैं। अभी 50,000, हम ये बताओ 6.5 लाख रुपए हम कहाँ से लाए इनके लिए? जहाँ हमारे कनेक्शन काटने की धमकी दे रहे हैं। पहले काट चुका था 1 साल पहले। क्या नाम है? वैजनाथ प्रसाद। वैजनाथ प्रसाद। हाँ। क्या दिक्कत है चाचा? दिक्कत ये है कि सरकारी बिल है, वो किसी जमाने का हुआ 10-20 हजार का बिल था। उसमें ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज लगा चला रहे। कई बार DVDN वालों के लिए हमने किस्त भी भर दी, लेकिन भरे 5,000 की किस्त बनाई DVDN वाले। अब हम कहाँ से भरे? गरीब आदमी है, मजदूरी अब कुछ है नहीं हमारे पास। बिल वैसे था किसका? हमारे बाबा के नाम से था। बाबा के नाम का था? पिताजी के नाम? नहीं, पिताजी के नाम से। अच्छा, पिताजी के नाम था। हाँ। आपने इसका यूज नहीं किया है? कहाँ यूज किया है? बचपन में छोटे थे तब इस्तेमाल किया था। इस तरह से कैंप आयोजित किया गया है, इसमें किस तरीके से लोगों को राहत दी जा रही है? आज दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम और टोरेंट की दोनों जॉइंट एक कैंप कराया गया। बेसिकली कैंप का OTA स्कीम चल रहा है, उसके परिप्रेक्ष्य में आज कैंप आयोजन किया गया। इसमें सारे सम्मान्य जनप्रतिनिधियों को भी इन्विटेशन दिया गया था और आए भी थे। इसमें बेसिकली अब तक DVNL का लगभग 135 एप्लीकेशंस आए हैं। 135 एप्लीकेशंस में रिसीव हुआ है। लगभग 36 एप्लीकेशंस का निस्तारण मौके पे हुआ है और बाकी जो एप्लीकेशंस है उसके संबंध में कुछ बिल करेक्शन की वो प्रक्रिया चल रही है। इसके अतिरिक्त इनका टोरेंट का 140 एप्लीकेशंस रिसीव हुआ है, 140 इसमें 40 निस्तारण हो चुका है। बाकी कुछ ऐसे बिल्स भी हैं, ऐसे जो पुराने जो उनको नोटिस आए हैं उसके संबंध में भी
कुछ लोग शिकायत लेके आए थे, जैसे कि टोरेंट का एक बिल है, पुराने कैरियर्स का भी बिल है। वाकई कुछ लोग आपने देखा होगा उसकी डिमांड कर रहे थे पूरा माफी होकर के, क्योंकि आजकल ओटीए स्कीम के अंतर्गत हम इसको माफ किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जो इनकी जो कुछ ऐसे बिल से, पुराने बिल से या किसी कारण से उनको नोटिस हुआ है, उसको जांच करके अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। मगर पब्लिक का डिमांड था कि मौके पर निस्तारण किया जाए। मौके पर निस्तारण कुछ ऐसे टिपिकल केसेस जो स्पॉट इंस्पेक्शन जरूरत पड़ती है, लेजर देखना पड़ता है, उसके लिए उनको उनसे जो भी है इनका रजिस्ट्रेशन कराया गया है, उसके बाद आने वाले दिनों में इसको निस्तारण किया जाएगा। डीएम साहब, बड़ी समस्या ये आ रही है लोगों के सामने कि और किसी का बिल। और इस बड़ी खबर, रेलवे स्टेशन पर निर्माणाधीन लैंटर गिरने से बड़ा हादसा, 6 लोगों को मलबे से निकाला गया। मलबे के नीचे कई लोगों की दबे होने की आशंका। मौके पर पहुंची पुलिस। कन्नौज रेलवे स्टेशन पर चल रहा सौंदर्यीकरण का काम, 2 मंजिल पर छत का लैंटर गिरा। अमृत भारत योजना के अंतर्गत 20 स्टेशन का चयन किया गया था, जिसमें कन्नौज रेलवे स्टेशन भी था, जिस पर कार्य हो रहा था। 2 मंजिला लैंटर गिरने से कई मजदूर दबे हैं। 10 से 15 लोगों को बाहर निकाला गया है। कन्नौज से एसबी न्यूज के लिए ब्यूरो चीफ कुणाल कश्यप की खास रिपोर्ट। इस टर्मिनल में आज लगभग 12 से 1 के बीच में जो सरिये का जाल आदि बनाया जाता है, जिसको स्कैफोल्डिंग बोलते हैं, और उसके ऊपर कंक्रीट डाली जा रही थी। ऐसा लगता है कि उसकी ताकत कम थी और उसके वजन से वो पूरा स्ट्रक्चर गिर गया। निर्माणाधीन था। अभी तक की बचाव कार्य में कुल 23 लोगों को बचा के इसमें से निकाला गया है। 20 लोग को हल्की फुल्की चोटें हैं, लेकिन उनका अस्पताल में भर्ती करके उपचार कराया जा रहा है, अंडर ऑब्जर्वेशन है। 3 लोग कुछ गंभीर हैं, उनको लखनऊ में मेडिकल कॉलेज के लिए रेफ़र किया गया है। ऐसी भी संभावना है कि अभी मलबे के नीचे कुछ लोग हों, और उसके लिए हम लोग सरिया, सीमेंट आदि जो यहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल पड़ा है उसको हटा रहे हैं, कुछ हाथ से और कुछ उपकरणों से। ऐसा भी हो सकता है कि कोई नीचे ना हो, लेकिन हम लोग इस गंभीरता से लेते हुए पूरे मलबे को हटा रहे हैं। संतुष्ट हों कि नीचे कोई है तो हम बचाव करें, और नहीं है तो इसको साफ़ किया जाए। ये अभी तक का बचाव कार्य इसमें है। सभी टीमें लगी हैं, एसडीआरएफ भी रास्ते में है, किंतु जितने भी उपकरण चाहिए, कटर चाहिए, वो सब हमारे पास है और हम काम उसको कर रहे हैं। सर, कितने लोग दबे होने की आपको सूचना मिली? कितने लोग दबे इसकी सूचना तो नहीं है, किंतु हम इस संभावना पे काम कर रहे हैं कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो नीचे भी कोई हो सकता है, और पूरे जाल को, पूरे मलबे को हटाया जा रहा है होशियारी के साथ, जिससे कि नीचे अगर कोई उसमें दबा है तो हमको सुरक्षित निकाल पाए। कितने लोग निकाले गए सुरक्षित? कुल अभी तक जिला अस्पताल में 23 घायलों को पहुंचाया गया। 20 लोग हल्के फुल्की चोटों के साथ में, किंतु उनको अंडर ऑब्जर्वेशन अस्पताल में रखा गया है। 3 लोग गंभीर हैं, उनको जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज लखनऊ के लिए ले जाया गया है। मतलब ये कुछ जाँच भी कराएंगे आपसे? निश्चित रूप से जाँच की जाएगी, किंतु अभी 2-3 घंटे का समय बचाव कार्य का है। पहले हम लोग बचाव कार्य के कार्य को पूरा कर लें, उसके बाद में क्या कंस्ट्रक्शन किस क्वालिटी का था, क्या सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया, इसके ऊपर मुझे विश्वास है कि रेलवे गहनता से जांच करेगा। जो दोषी उनको दंडित किया जाएगा, किंतु अभी अगले 3-4 घंटे का समय बचाव कार्य का है, पहले उसको पूरा किया जाएगा। धन्यवाद। सत्येंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट, सदस्य रेलवे बोर्ड DRUCC। आज ये रेलवे में अमृत भारत योजना के तहत कन्नौज में 3 स्टेशनों का चयन किया गया था। उनमें 2022-23 के, जिसमें कन्नौज को लिया गया था, इसके बाद गुसाईगंज और ये एक स्टेशन और है, जिसमें कन्नौज में आज ये लिंटर इसमें डाला जा रहा था। उसी में क्या कमी हुई है तो बाद में जांच के बाद पता चलेगा। इसमें लिंटर इनका गिर गया है, गिरने से बहुत से मजदूर जो लिंटर डाल रहे थे वो लोग नीचे दब गए हैं। प्रशासन तत्काल हरकत में आकर के और डीएम साहब, एसपी और सदर एसडीएम और पुलिस प्रशासन और रेलवे के आरपीएफ, जीआरपी और सभी स्टेशन के जो भी कर्मचारीगण हैं, सभी एक्टिव होकर के, और स्थानीय लोग भी बचाव कार्य में उन्होंने सहयोग किया है, और जिसमें जिला अस्पताल और आपका क्या नाम मेडिकल कॉलेज एक्टिव मोड पर है प्रशासन की पहल पर। और इसमें बचाव कार्य से बहुत सारे मजदूरों के 10 से 15 लोगों को जो है भेजा गया है।
इनका राहत और बचाव कार्य में लगे हुए हैं। कैजुअल्टी की ज़्यादा संभावना लग रही है। अब ये तो रिपोर्ट बाद में आएगी तब पता चलेगा, लेकिन हादसा बहुत ही दर्दनाक और भयानक है। धन्यवाद। औरैया जनपद के दिव्यापुर थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए दिव्यापुर थाना पुलिस ने 2 शातिर अंतर जनपदीय चोरों को 7 लाख रुपए की कीमत के जेवरात समेत किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर ने बताया कि पकड़े गए अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि दिन में रेकी करके खाली घरों या ताला बंद घरों को अपना निशाना बनाते थे। पुलिस अधीक्षक ने चोरों को पकड़ने वाली पुलिस टीम को 15,000 रुपए देने की घोषणा भी की। औरैया जनपद के दिव्यापुर थाने का मामला। आज दिनांक 9/1/2025 को जनपद औरैया का थाना दिव्यापुर द्वारा एक बहुत अच्छा काम किया है। लगातार जनपद में और अन्य जगहों पे नकबजनी घर चोरी करने वाला एक गैंग का 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। कल दिनांक 8/1/2025 को थाना दिव्यापुर की टीम द्वारा 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं 3 मुकदमों का सफल अनावरण करते हुए 7 लाख रुपए के लगभग जेवरात बरामद किया गया है। इस विषय पर और भी जांच प्रचलित है। इनके अलावा भी इस गिरोह में और भी लोग शामिल है या नहीं है, इसमें भी विवेचना प्रचलित है। इसमें गिरफ्तार किया गया अभियुक्तों का नाम रोहित गिहार उर्फ बुंदेला, पुत्र अनिल कुमार, निवासी तुलसी नगर, उम्र 24 वर्ष, और बदल गिहार, पुत्र स्वर्गीय पप्पू गिहार, निवासी थाना दिव्यापुर औरैया, करीब 22 वर्ष है। इनके अगर आपराधिक इतिहास के बारे में अगर बात किया जाए, मुख्य अपराधी बादल गिहार के ऊपर पहले से 7 मुकदमे पंजीकृत है, जिसमें सभी मुकदमा लगभग इसमें चोरी का है। इनके दूसरा अभियुक्त रोहित गिहार के ऊपर कोई मुकदमा दर्ज है या नहीं है, इसका जानकारी लिया जा रहा है। अभी तक इनके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज होने का सामने आया नहीं है। इनके गिरोह में और भी लोग शामिल है या नहीं है, इसका भी जांच किया जा रहा है, और अगर इसके गिरोह में और भी लोग हैं तो उनको गिरफ्तार किया जाएंगे। इसके अलावा चोरी किया गया सामान ये लोग कहाँ कहाँ बेचता था, कौन कौन इससे चोरी का सामान खरीदता था, इसका फॉरवर्ड लिंकेजेस वो भी हम लोग जांच करेंगे, और जो भी चोरी का माल लेते हुए पाए जाते हैं उनके खिलाफ भी इसमें कड़क कार्रवाई किया जाएंगे। इन दोनों अभियुक्तों को पुलिस द्वारा आज न्यायालय के सामने पेश किया जाएंगे और अभिषेक विधि कार्रवाई किए जाएंगे। गिरफ्तारी करने वाला टीम को मेरे तरफ से 15,000 रुपए का नगद इनाम भी दिया जा रहा है। सर, वही पकड़े गए आरोपी ने बताया किस तरह चोरी की घटना को अंजाम दे रहे थे। ये बेसिकली ये लोग नकबजनी करता था, रात के टाइम समय का भी फायदा उठाता था और सुबह का टाइम भी फायदा उठाता था। इन लोगों के द्वारा लगातार बंद रहने वाला मकान को ही टारगेट करता था। तो इसके कुछ लोग रकी करता था, और बाद में ये लोग किसी भी माध्यम से, मतलब ताला तोड़ने या खिड़की तोड़ने और दीवार खोदने, जैसे जैसे मकान का कमी है उसी हिसाब से ये लोग उस पर चोरी करता। अज्ञात बदमाशों ने 10 लाख रुपए की लूट की। गोल सिटी के रिको स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा पर अज्ञात बदमाशों ने मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए बैंक कर्मी से बंदूक के नोक पर 10 लाख रुपए छीन लिए गए। मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र पाल सिंह, पुलिस उपाधीक्षक गिरधर सिंह चौहान, कोतवाली थाना प्रभारी हरलाल सिंह पहुंचे। पुलिस खंगाल रही, सीसीटीवी कैमरे जगह जगह की गई है नाकाबंदी, लुटेरों की जा रही है तलाश। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बैंक कर्मी मुख्य शाखा बयाना मोड़ से 10 लाख रुपए नगद लेकर रिको ब्रांच पर पीछा कर आए। दोनों बदमाशों ने बंदूक दिखाकर बैंक शाखा में घुसकर रुपए छीनकर फरार हो गए। नकाबपोश व्यक्ति गन दिखाकर गन पॉइंट पर 10 लाख रुपए लेके चले गए हैं बैंक से। इस संबंध में सभी जो नाकाबंदी कराई गई है और चुगलियाँ भी प्रसारित कर दिया गया है। पूरे राज्य भर में नाकाबंदी के लिए मैसेज कर दिया गया है। तो क्या गार्ड वगैरह नहीं था बैंक में? इस बैंक में गार्ड नहीं था। सीसीटीवी वगैरह में कुछ आए? सीसीटीवी फुटेज में उनकी शक्ल तो पहचान में नहीं है, पर हुलिया पहचाना गया है। उस संबंध में सभी ग्रुपों में प्रसारित किया गया उनकी हुलिया। क्या इस तरह की जानकारी, जैसे कोई कैश आया था क्या पीछे इनकी बैंक चेस ब्रांच से 10 लाख रुपए कैश लेके इस ब्रांच में आए थे। हो सकता है कि पीछे कोई आदमी राखी कर रहा हो, इसी आधार पर वारदात की गई हो। बंदूक के आधार पर लूट गई। कट्टे की नोट पर हाँ, जो प्रथम दृष्टया जो बताया गया है और जिसकी फुटेज दिख रहा है कि कट्टे ऐसा कोई दिख रहा है उसके अंदर, कि उसको गन पॉइंट में दिखाकर उसको कैश दिया गया। अभी नाकाबंदी की जा रही है।
आज सभी जब भी अपने पूरे जिले में और राज्य भर में भी नाकाबंदी का निर्देश दे दिया गया है। प्रदेश पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय द्वारा गोरखपुर महोत्सव का आयोजन चंपा देवी पार्क में किया गया, जिसका शुभारंभ प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने दीपक प्रज्वलित कर किया। गोरखपुर महोत्सव का मुख्य कार्यक्रम 10 से 12 जनवरी तक चलेगा। पहले दिन बॉलीवुड के गायन जुबिन नौटियाल अपनी प्रस्तुति देंगे। एक के साथ ही भोजपुरी नाइट और भजन संध्या का आयोजन भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 12 जनवरी को गोरखपुर महोत्सव का समापन करेंगे। इस अवसर पर सांसद रवि किशन, मेयर मंगलेश श्रीवास्तव, विधायक विपिन सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि गोरखपुर पूर्वांचल के विकास का मुख्य द्वार है। यहाँ के महोत्सव का शुभारंभ हुआ है। हमारे भोजपुरी के सुपरस्टार लोकप्रिय सांसद रवि किशन की उपस्थिति में शुभारंभ हुआ है। इस महोत्सव के द्वारा एक दूसरे की सांस्कृतिक समाज को समझ सकेंगे। विकास की जो गाथाएं गोरखपुर गा रहा है, उसकी एक छवि नजर आ रही है। देखिए, आज गोरखपुर महोत्सव के शुभारंभ का कार्यक्रम है। पहले तो आप सबको, गोरखपुर वासियों को, यहाँ के जन जन को मेरी ओर से और उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन और संस्कृति विभाग की ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और विशेष रूप से हमारे माननीय सांसद जी, हमारे माननीय यहाँ के अन्य सभी जनप्रतिनिधि, जिनके प्रयास से, जिनके सहयोग से, जिनकी उपस्थिति में, जिनके सानिध्य में ये कार्यक्रम भव्यता और दिव्यता की ओर माननीय मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में निरंतरता के साथ, प्रतिवर्ष जन जुड़ाव के साथ, जन आकांक्षाओं को पूर्ति करने के भाव से आगे बढ़ने का काम कर रहा है। मैं समझता हूं कि इससे गोरखपुर ही नहीं बल्कि आसपास के जनपदों का भी इस महोत्सव से सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक समरसता का ताना बाना और मजबूत निरंतरता के साथ होगा। और मुझे लगता है कि गोरखपुर जो हमारे गोरक्ष पीठ की धरती है, कबीर जी की धरती है, ऐसे संत महापुरुषों की जो मानता है, उनकी परंपरा के अनुयायी है, निश्चित रूप से उससे ये इस पुण्य भूमि को एक आदर्श के रूप में पूरा देश की स्वीकारता है। और हम समझते हैं कि गोरखपुर की अगुवाई में उत्तर प्रदेश निरंतर आदरणीय वहाँ के मठ के आज के पीठाधीश्वर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस तरीके से हमारा उत्तर प्रदेश हर क्षेत्र में सनातन संस्कृति से जुड़ते हुए आगे बढ़ रहा है, निश्चित रूप से आने वाले कल को देश का ग्रोथ इंजन बन रहा है। उत्तर प्रदेश जो दंगों का प्रदेश जाना जाता था, उत्तर प्रदेश जो अपराधी और माफियाओं के लिए जाना जाता था, आज माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश, दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश, एक तेज गति से आर्थिक प्रगति करता हुआ उत्तर प्रदेश आदरणीय महाराज जी के नेतृत्व में दिखाई पड़ रहा है। और उत्तर प्रदेश के सभी जिलों को हम सांस्कृतिक भाव से जोड़ने के लिए प्रत्येक जिले में जिला पर्यटन और संस्कृति परिषद बना करके प्रयास कर रहे हैं कि हर जिला अपने महोत्सव के रूप में अपनी संस्कृति का प्रदर्शन करे। अपने जो युवा शक्ति है, नए होनहार नौजवान हैं, उनको एक आगे आने का अवसर मंच प्रदान कर सके। इसके लिए पूरे प्रदेश के सभी 75 जिलों में प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और इन सब प्रयासों के बीच में आज सौभाग्य है महाकुंभ का आयोजन, दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन जो आज प्रयागराज की अद्भुत धरती पर, तीर्थ साहिब प्रयागराज की अद्भुत धरती पर माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती के त्रिवेणी के संगम पर हो रहा है। तो दुनिया में हम सबका सनातन संस्कृति का, पूरे देश का विश्व गुरु बनने के लिए माइलस्टोन साबित होने वाला है। जितनी आबादी चाइना और हिंदुस्तान के बाद विश्व के किसी देश की नहीं है, उतने से ज्यादा श्रद्धालु, 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु इस महापर्व में आस्था श्रद्धा की डुबकी लगाने वाले हैं। ये हम सबके लिए गौरव की बात है। आइए हम सब मिलकर के सनातन संस्कृति के साथ, अपनी परंपरा, आदत और मूल्यों के साथ उत्तर प्रदेश को परम वैभव के ओर ले जाने के लिए इस आयोजन को भव्यता, दिव्यता, अलौकिकता देने में उत्तर प्रदेश का एक एक व्यक्ति, एक एक निवासी
दुनिया के आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अतिथि देवो भव की भावना के साथ उनके स्वागत के लिए तैयार रहे। सारे लोग आस्था की डुबकी लगाएं। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में देश में उत्तर प्रदेश एक अग्रणी राज्य स्थापित हो सके, ये हम सबका प्रयास है। तो इसके लिए हमारे माननीय सांसद जी, हमारे सब जनप्रतिनिधि मिलकर के इस पर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। विशेष रूप से आदरणीय रवि किशन जी की बात करें, हमारे लिए एक आइकॉन है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश का नाम पूरे देश में नहीं पूरे विश्व पटल पर छा जाने के लिए काम किया है। और वो यहाँ के चूंकि सांसद हैं गोरखपुर के, इसलिए उनको बहुत मैं प्रणाम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि उनके कार्यकाल में लगातार गोरखपुर और आसपास का विकास और आसपास की समस्याओं का समाधान होकर के प्रगति का मार्ग प्रशस्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। संभल में कुल 87 देव तीर्थ है, जिसमें 19 कूप है और 68 तीर्थ माने गए। ये दोनों बेसिकली वाटर कन्वर्जेशन के स्थान है। इसमें आज पाप मोचन तीर्थ है, इसमें कूप है, उसका निरीक्षण किया। साथ में माता मंदिर और गजेंद्र बाबा जी की समाधि थी, हमने निरीक्षण किया। वहां कुछ कब्जा पाया गया है, इसके लिए हमने एसडीएम को निर्देशित किया है संबंधित लेखपाल से स्टेटस रिपोर्ट वहां से मांग ली जाए ताकि उसके ऊपर कार्रवाई की जा सके। इसके साथ ही कल हमने भ्रमण किया था, तो जितने भी हमारे देव तीर्थ है, कल 68 देवता और 5 यहाँ महातीर्थ है कमाने गए, जिसमें कि समलेश्वर और चंदेश्वर और भुवनेश्वर। इसमें 3 स्थान के बीच में शंभू की नगरी संभल अवस्थित है और इसके साथ में जो कि कल के विष्णु मंदिर है और जो प्राचीन मंदिर था, यहाँ 5 महातीर्थ माने गए थे। इन सभी के ऊपर अतिक्रमण है, उससे न केवल पर्यावरण को हानि है, अभी तो हमारी जो ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर है उसकी भी हो रही है, उसको पुनर्जीवित करेंगे। और सभी जो तीर्थ है उनका एक एक कर सभी का हम एक स्ट्रेटजी बना रहे हैं, जिसमें एक प्लानिंग के साथ और सभी का मैप बना रहे हैं, सभी को डिनोट कर रहे हैं और सभी के सनलिस्ट रख रहे हैं, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को पता हो कि आखिर तो जो व्यक्ति भी संभल आता है वहां पर जाकर वे पूजा पाठ करे, स्नान करे और अपने जो भी काम है वह करे था। और वहां पे पास में होटल था जो कि सबसे ऊंची बिल्डिंग थी और वहां पर जाकर देखा तो पता लग रहा था। ये रिपोर्ट आने के बाद हम नियमित कार्रवाई करेंगे। मंदिरों का निरीक्षण किया था, कुछ जगहों का निरीक्षण किया था, क्या पूरा मामला था? संभल में कुल 87 देव तीर्थ हैं, जिसमें 19 कूप हैं और 68 तीर्थ माने गए हैं। ये दोनों बेसिकली वाटर कंजर्वेशन के स्थान होते हैं। तो आज जो 24 नंबर का पाप मोचन तीर्थ है, जिसमें कूप अवस्थित है, उसका निरीक्षण किया। साथ में मुनि माता मंदिर और गजेंद्र बाबा जी की समाधि थी, वहाँ का भी हमने निरीक्षण किया। वहाँ कुछ कब्जा पाया गया है, जिसके लिए हमने एसडीएम को निर्देशित किया है कि संबंधित लेखपाल से एक स्टेटस रिपोर्ट वहां से मांग ली जाए, ताकि उसके ऊपर आगे नियमानुसार कार्रवाई की जा सके। इसके साथ साथ कल भी हमने कुल 7 जो कूप और तीर्थ थे उनका हमने भ्रमण किया था। तो जितने भी हमारे देव तीर्थ हैं, कुल 68 देव तीर्थ हैं और 5 यहाँ महातीर्थ माने गए हैं, जिसमें संबलेश्वर और चंद्रेश्वर और भुवनेश्वर, इन 3 शिव स्थानों के बीच में शंभू की नगरी संभल अवस्थित है। और इसके साथ में जो कल की विष्णु मंदिर है और जो प्राचीन मंदिर था, ये 5 महातीर्थ माने गए थे। तो इन सभी के ऊपर जो अतिक्रमण है, उससे न केवल पर्यावरण को हानि है, अभी तो हमारी जो ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर है उसकी भी क्षति हो रही है। तो उसको पुनर्जीवित करेंगे, पुनरुद्धार करेंगे और सभी जो तीर्थ हैं उनका एक एक कर सभी का हम एक स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, जिसमें एक प्लानिंग के साथ और सभी का मैप बना रहे हैं, सभी को डिनोट कर रहे हैं, सभी के साइनेजेस लगा रहे हैं, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को पता हो कि यहाँ तीर्थ हो। जो व्यक्ति भी इस संभल तीर्थ पर आता है वो वहाँ जाकर के पूजा पाठ करे, स्नान करे और अपने जो भी कर्म है वो करे। सर, आपने छत में जाके और होटल के अंदर जाकर भी निरीक्षण किया है, क्या कुछ पाया है कि बुलडोजर चलाकर इस अतिक्रमण को हटाया जाए? चारों ओर एनक्रोचमेंट था तो सही दिखाई नहीं दे रहा था, तो मैं और कप्तान साहब जो वहाँ पास में होटल था उसकी जो सबसे ऊंची बिल्डिंग थी वहाँ पर जाके देखा तो पता लग रहा था पीछे से कि काफी चीजें कब्जा हुई है और भूमि की ओर गेट भी निरर्थक रूप से खोले गए। अभी हमने रिपोर्ट मंगाई है और रिपोर्ट आने के बाद हम नियमानुसार कार्रवाई करेंगे।
इटावा के बकीवर थाना समीपवर्ती ब्यासपुर गांव स्थित गुरुवार को शुक्रवार की मध्य रात्रि चोरों ने ताला तोड़कर रा जिंगला काटकर दोनों विद्यालय से 2,30,000 रुपए की सरकारी संपत्ति चोरी कर ली है। चोरी की घटना शुक्रवार सुबह 10 बजे रसोईया किरण देवी विद्यालय पहुंची तब चोरी की जानकारी हुई। इसके बाद प्राथमिक विद्यालय ब्यासपुर प्रधानाध्यापक अर्चना चौधरी व जूनियर हाईस्कूल विद्यालय ब्यासपुर प्रधानाध्यापक जितेंद्र त्रिपाठी को जानकारी दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे कस्बा इंचार्ज हाकिम सिंह मैं पुलिस फोर्स के साथ और चोरी की घटना की जांच शुरू कर दी है। क्या नाम है मैडम जी? अर्चना चौधरी। किस विद्यालय में आप हैं? प्राथमिक विद्यालय ब्यासपुर में। आज क्या घटना हुई आपके विद्यालय में? आज हमारे यहाँ सुबह सुबह हमारी वही 9-10 बजे के लगभग रसोइये का फ़ोन आया कि यहाँ पर मैडम बच्चे सुबह खेलने आए होंगे तो उन्होंने देखा होगा कि सारे ताले टूटे पड़े थे, कुंडियाँ टूटी हुई थी और सामान बिखरा हुआ पड़ा था। तो रसोइया आई, उसने फ़ोन किया मुझे कि मैडम आप आ जाइए, यहाँ पे सब ताले टूटे पड़े हुए हैं, सामान बिखरा हुआ है, तो आप आइए। वैसे ही फिर मैं स्कूल आई इटावा से। स्कूल में देखा काफ़ी सामान हमारा जा चुका था। इन्वर्टर, बैटरी, जिसमें बड़े स्पीकर थे, ब्लूटूथ स्पीकर चले गए, प्रोजेक्टर था हमारा, प्रोजेक्टर के संग 2 बड़े स्पीकर भी थे। यहाँ तक कि हमारे यहाँ थाली, ग्लास जो पहले के हमारे यहाँ थे, डबल थे बर्तन, तो बोरियों में भरे हुए रखे थे, वो थाली ग्लास की पूरी बोरियाँ चली गई। और सिलेंडर 2 थे, वो चले गए। और भी छोटा मोटा सामान करीब कितने की चोरी हुई होगी? करीब लगभग 1.5 लाख समथिंग की हमारे यहाँ से सामान जा चुका है। अब उसमें कुछ सामान हमें याद चोरी की घटना की पुलिस के संबंध में अवगत करा दिया गया? हाँ, पुलिस आई और यहाँ पे तहरीर दी उन्होंने, सारा रिपोर्ट वगैरह हम दे चुके हैं उनको लिख के, और जानकारी सब उन्होंने यहाँ जानकारी की क्या क्या गया है वो सारा कुछ दे चुके हैं। क्या नाम है? जितेंद्र त्रिपाठी। किस विद्यालय में तैनात है? जूनियर हाई स्कूल ब्यासपुर। आज क्या घटना हुई है आपके विद्यालय में? सुबह पता लगा कानों की जो रसोइयों के द्वारा अवगत कराया गया कि विद्यालय की में चोरी होगी, तो मैं तब आया यहाँ पर। फिर मैंने 112 नंबर पे कॉल किया, वहाँ से जब अवगत कराया गया तो फिर स्थानीय पुलिस जो है यहाँ पर आई, मौका मुआयना किया। तो क्या क्या विद्यालय से सामान चोरी हो गया? विद्यालय में डूइंग बाई लर्निंग का सामान सरकार की तरफ से आया था, उसमें बहुत सामान था, वो सारा सामान ले गई। करीब कितने की चोरी हुई होगी? लगभग अब सूची के अनुसार देखा जाए उसके रेट क्या रहे हैं ये तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन लगभग 70-80 हज़ार रुपये का सामान होना चाहिए। चोरी की घटना के संबंध में पुलिस को अवगत करा दिया गया? हाँ, बिल्कुल करा दिया गया। सारी पुलिस आई थी, यहाँ के कस्बा इंचार्ज आए थे और भी लोग आए थे, 112 नंबर के आए थे, वो काफ़ी देर यहाँ। क्या इससे पहले भी चोरी हो चुकी है? हाँ, इसके पहले 2 बार हो चुकी है। कितने वर्ष पहले? लगभग 1 वर्ष पहले यहाँ से पानी की टैंकिंग की चली गई थी, उसके 2 वर्ष पहले, लगभग 4 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, और विद्यालय का सामान, पंखे, सिलाई की 2 मशीनें, अन्य सामान लगभग। तीसरी बार ये चोरी की घटना हुई? हाँ, तीसरी बार ये, तब सिलेंडर भी गए थे, तब भी लगभग 60-70 हज़ार का सामान गया था। इस बीच आगरा ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले गिरोह का पुलिस ने किया भंडाफोड़। ऑनलाइन गेमिंग ऐप के माध्यम से करते थे ठगी। पुलिस ने 3 शातिर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। कब्जे से 1 लाख रुपए से ज्यादा कैश, मोबाइल एवं अन्य सामान बरामद। 4 से 5 घंटे में एक अकाउंट में 84 लाख रुपए का हुआ ट्रांजैक्शन। किस तरीके से ये लोग काम करते हैं? ये थाना ट्रांस यमुना पुलिस द्वारा एक बड़ा ऑनलाइन गेमिंग ऐप में जो रैकेट चलता है उसका भांडाफोड़ किया गया है। इसमें जो प्रोसेस पूरा ये है कि एक व्यक्ति है ऋषि नाम से, उसने टेलीग्राम के माध्यम से जो गेमिंग ऐप्स है, चाइनीज़ एक ऐप है, उसको कंपनी को परस्यू किया। उस कंपनी से उसको ये डिटेल्स मिली, उनको ये कहा गया कि आप जो करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनको लाके दें, और वो जो पैसा है गेमिंग ऐप का, उस पैसे को वो उन सेविंग और करंट अकाउंट में डालते थे, और डेली के हिसाब से उसमें करोड़ों और लाखों का ट्रांजैक्शन होता है, और उसका कुछ परसेंट वो लोग उनको एज ए प्रॉफिट लेते थे। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। उसमें जो मेन आदमी है
उसके द्वारा ऐसे 15-16 अकाउंट खुलवाए गए थे। और अभी जो एक और व्यक्ति पकड़ा है, उसके 2 अकाउंट 2-2 करोड़ के पकड़ा गए थे, खुले थे, जिनको हमने पकड़ा है। उन सबके 0.5% या 1% के हिसाब से उसमें प्रॉफिट रहता है। और ये लोग इस तरीके से लोगों को धोखा देकर उनके अकाउंट को यूज़ करते हैं, उनका मोबाइल नंबर को यूज़ करते हैं और इस तरीके से फ्रॉड करते हैं। सर अभी तक कितने की ठगी ये लोग कर चुके हैं इस तरीके जो हम लोगों ने अभी पकड़ा है उसमें एक ही दिन में जो अकाउंट खुला 5-6 घंटे के अंदर ही 84 लाख रुपए उस अकाउंट में आए और उन 84 लाख रुपए को ओवरसीज़ बैंक अकाउंट से उन्होंने अपना निकाल लिया। लेकिन इनके पास से हम लोगों को 1 लाख रुपये 1,03,067 रुपये पैसे बरामद हुए हैं तथा 7 मोबाइल फ़ोन और कुछ ATM कार्ड्स और सिम कार्ड्स, आधार कार्ड, इस तरीके की काफ़ी चीज़ें इनसे हमको बरामद हुई है। आपराधिक इतिहास की बात करें सर इनकी और प्रोफाइल की बात करें, किस तरीके के लोग हैं? एज सच आपराधिक इतिहास इनका नहीं है, लेकिन इसमें एक व्यक्ति है जो BTech ग्रेजुएट नहीं हो पाया और कॉलेज ड्रॉप आउट था। उसके द्वारा भी इसमें अपना फॉर्म खोल के अपना अकाउंट लगाया गया कि लालच में उसको पैसे मिलेंगे। जो बाकी 2 लोग हैं वो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, यही इन लोगों का प्रोफाइल है। सर अभी तक जैसे अभी आपने बताया कि लाखों रुपए 5 से 6 घंटे में लोगों ने ट्रांजेक्शन करा ऐसा, तो अभी इन्होंने कुछ पूछताछ में ऐसा बताया कि कब से ये काम कर रहे हैं, कितने की और कर चुके हैं ठगी? पूछताछ में जो मेन आदमी है इसमें ऋषि नाम का, उसके द्वारा इस तरह के 15 अकाउंट खुलवाए गए। उसमें वो अलग अलग अकाउंट का अलग अलग कोई 10 लाख का अकाउंट था, कोई 20 लाख का अकाउंट था, जिसमें मैक्सिमम 10 लाख 20 लाख जा सकते थे। इस तरीके से वो उतना उसको यूज़ करके उसमें उतना पैसा डलवाया और उसके बाद उसका जो भी परसेंट उनको मिल रहा था वो उन्होंने परसेंट उसका लिया। और ये जो 2 अकाउंट अभी हम लोगों को मिले 2-2 करोड़ के अकाउंट थे, इसमें 2-2 करोड़ रुपए आने थे। इसी जो 84 लाख रुपए इसमें आया है वो 5-6 घंटे के अंदर आया है। तो इस तरीके के और भी अकाउंट थे, हम और इसमें पूछताछ कर रहे हैं गहनता से, और कुछ भी हम लोगों को मिलता है तो हम लोग इसमें करेंगे और आपको आवश्यक सूचना करेंगे। ठीक। गांव में 6वीं कक्षा की नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में आरोपी 1 हफ्ते से ज्यादा समय बीतने के बाद भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। 9 जनवरी को सैकड़ों लोग डाकघर पुलिस थाने पहुंचे और सीनियर अधिकारियों से मुलाकात की। प्रदर्शनकारियों ने 3 दिनों के भीतर आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग करते हुए पुलिस को चेतावनी दी है कि अगर आरोपी नहीं पकड़ा गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान नागरिकों ने सीनियर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा, जिसमें जल्द से जल्द कार्रवाई की अपील की गई है। सीनियर अधिकारियों ने बताया कि आरोपी की तलाश के लिए कई टीमें गठित की गई है और पुलिस ने आरोपी के संभावित ठिकानों पर दबिश दी है और ATM कार्ड का सर्वर ट्रैकिंग सिस्टम पर डाला गया है। पुलिस का दावा है कि आरोपी को पकड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। इस घटना ने समाज में गहरा आक्रोश पैदा कर दिया है। पीड़ित के परिवार और गांव वासियों का कहना है कि अगर समय पर न्याय नहीं मिला तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। पुलिस की देरी पर सवाल खड़े करते हुए लोग कार्रवाई में तेजी से मांग कर रहे हैं। ये मामला पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया और नागरिकों की निगाहें अब पुलिस की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। क्या कहना चाहोगे? आप टाइगर पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, आप लोग काफ़ी लोग यहाँ से। ये घटना 2 जनवरी की है और 2 जनवरी से आज तक, आज 10 जनवरी हो गया, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई भी हम लोग को अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। बस एक ही चीज़ मिल रहा है जो पहले बताया गया हम लोग को, वही आज भी पुलिस स्टेशन से हम लोग को मिल रहा है सीनियर साहब सिंधे साहब की तरफ से। लेकिन आखिर कब तक हम लोग सहेंगे? हमारा समाज हम लोग से सवाल कर रहा है कि आखिर आरोपी अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया है, कब तक पकड़ा जाएगा? लेकिन ये पुलिस प्रशासन हाथ पे हाथ रखी बैठी है, हम लोग को कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है। डायगर पुलिस स्टेशन कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है, एक ही शब्द बोल रहा है कि वो गरीब है, आदिवासी है और हम लोग कोशिश। शाजापुर में चीनी महाजन एक पुलिसकर्मी की जान ले ली, जहां पर ड्यूटी पर जा रहा सिपाही की गर्दन चाइनीज मांझे से कट गई, जिससे कि सिपाही मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। मृतक सिपाही का नाम शाहरुख हसन बताया जा रहा है। घटना चौक कोतवाली क्षेत्र के अजीजगंज क्षेत्र की है, जहां पर बाइक से जा रहे पुलिसकर्मी की गर्दन अचानक चाइनीज मांझे की चपेट में आ गई। दूसरी तरफ से पतंगबाज मांझे को तेजी से खींच रहा था, जिससे कि सिपाही की अचानक गर्दन कट गई। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने उसे मेडिकल कॉलेज पहुंचा दिया, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि सिपाही शाहरुख हसन पुलिस लाइन में तैनात था और अपनी ड्यूटी पर जा रहा था। फिलहाल मौके पर पुलिस के जिलाधिकारी पहुंच गए हैं।
साहब, जो आज एक सिपाही की मृत्यु हुई है चाइनीज़ मांझे से, अब क्या कुछ आगे जो चाइनीज़ मांझा बिक रहा है इसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? जैसे चाइनीज़ मांझा न बिके, इसके लिए हम लोगों ने लोगों से अपील भी की थी और अभी भी कर रहे हैं कि देखिए क्या है कि ये सिर्फ प्रवर्तन के माध्यम से इस समस्या को सॉल्व नहीं किया जा सकता है। काफ़ी संख्या में हम लोगों ने कार्रवाइयाँ पहले भी की हैं। आज भी जो है हम लोगों ने एक निर्देश दिए हैं कि सारे SDM CO जितने भी चौकी पुलिस के लोग हैं, थाने के लोग हैं, वो लोग इस पर प्रभावी कार्रवाई करेंगे। अभी सूचना इकट्ठा की जाएगी, क्योंकि इसमें ये भी जानकारी आई हुई है कि लोग घरों में रखते हैं, छुपा करके रखते हैं। लेकिन मैं फिर भी एक बार लोगों से ही ये बोलूँगा कि इस प्रकार की घटना किसी के भी घर में घट सकती है। तो जो भी लोग हैं वो ये ना सोचें कि सिर्फ ये दूसरे लोगों के लिए है या लाभ कमाने के लिए है। तो सबसे मैं अनुरोध करूँगा, आप लोगों से भी अनुरोध करूँगा कि इस प्रकार की कोई भी बात अगर आती है कहीं बेचने की तो इन्फॉर्मेशन दें, पक्के तौर पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। आज जो घटना हुई, कोई अभियोग पंजीकृत कराया जाएगा सर? ये हम लोग करेंगे ज़रूर, तो आपको बता देंगे डिटेल इसके बारे में। एक सिपाही की मौत हुई है चाइनीज मांझे से कटकर, और बैन होने के बावजूद भी लगातार इसकी बिक्री हो रही थी, क्या कार्रवाई करेंगे सर? क्या कुछ हादसा हुआ है? शाहजहाँपुर जनपद में एक दुखद घटना हुआ है। एक सिपाही अभी दिन में लगभग 12:30 बजे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के पास एक गर्रा उसको क्रॉस करते समय वो नीचे गिरे थे। उसके बाद वहाँ आसपास लोग उनको उठा के तुरंत हॉस्पिटल आए थे। अब उनको डेथ अनाउंस कर दिया गया डॉक्टर साहब ने। अब ये पता चल गया कि वो पुल के आसपास जब क्रॉस करते समय उनको गर्दन में कुछ चीज़ें बची थी, उसको देखा गया तो वो चाइनीज़ मांझा है। अब आगे इसको रिकवर भी किया गया है और आगे हम कार्रवाई कर रहे हैं। अभी फिलहाल पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और परिवार वालों को बताया गया है कि पुलिस कार्रवाई कर रही है। एक लंबे समय से सर प्रतिबंधित मांझा शाहजहाँपुर में बिक्री हो रहा है। इस तरीके की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, तो क्या मानते हैं ये प्रशासन या पुलिस की बड़ी लापरवाही? प्रतिबंधित मांझा होने के बावजूद भी आज हादसा हुआ? आरोप का टाइम नहीं है, क्योंकि हमारा साथी एक कांस्टेबल का मृत्यु हुआ है। जिस तरह कार्रवाई हुई है पहले हर बार हर समय घटना होती है, उसके बाद पुलिस कार्रवाई भी करती है। वो सब आंकड़े के टाइम नहीं है अभी हमारा पास। आपको आंकड़े के टाइम चाहिए तो हम अलग से आपको पूरा दिखा सकते हैं। आगे क्या कार्रवाई करने हैं वो हम लोगों को सोचने के टाइम है। देश के शाहजहाँपुर में नाकाबंदी और चोरी करने वाले गिरोह के 2 लोगों को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से भारी मात्रा में चांदी के गहने एवं असलहा बरामद किया गया है। थाना रोजा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि मुकर्रमपुर नहर के पास 2 व्यक्ति संदिग्ध हालत में खड़े हुए हैं। इस पर पुलिस टीम वहां पहुंची और संदिग्ध खड़े लोगों को ललकारा। इतने में अभियुक्तों की ओर से पुलिस पर फायर कर दिया गया। पुलिस ने भी जवाबी फायर किया, जिसमें मानसिंह नाम के एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी है और वह घायल हो गया। दूसरे अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से चांदी के आभूषण एवं असलहा बरामद किए गए हैं। बताया गया है कि रोजा में हुई चोरी के साथ ही जिले के देवरिया क्षेत्र में एक दुकान में हुई नाकाबंदी से मिले चांदी के आभूषण उनके पास से बरामद किए गए हैं। घायल अभियुक्त को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।